नमस्ते। जय भारत। ये उर्दू कहाँ से आया? आज तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि उर्दू जैसा कोई भाषा है या नहीं। 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ सिंध में। तो उस समय जो सिंध का हिंदुओं ने भाग करके पंजाब आ गए और फिर 47 में उन्हें पंजाब भी छोड़ करके भारत आना पड़ा, जिन्हें हम लोग सिंधी पंजाबी बोलते हैं, क्योंकि सिंध से पंजाब आकर फिर पंजाब से भारत आया। मेरा बहू भी सिंधी पंजाबी है। कासिम पर्शियन तो नहीं थे, अरब थे। फिर भारत में जब मुग़ल शासन हुआ तो अरब भाषा की जगह ये फ़ारसी भाषा से मिला करके एक उर्दू कैसे बना, ये सोचने का सवाल है। अब देख लीजिए, कासिम का आक्रमण हुआ, वो चले भी गए। फिर धीरे 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 मुग़लों ने भारत के ऊपर पहले चोरी के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे। उन्हें इतना कुछ उनका अपना मज़हब से कुछ लेना देना नहीं था, बस पैसे के लिए आए थे, पर कुछ अय्याश चीज़ के लिए भी आए थे। तो फिर धीरे 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 उन्होंने यहाँ स्थिर वास के लिए तैयार हो गया, धीर वास होने लगा। जो मुग़ल शासन जैसे शुरू हुआ, उन्होंने अपना शासन का संविधान भी साथ लाए थे, तो उनका अपना बोली सब चलते थे। उस समय क्या हुआ, भारत का इस समाज में, जो हिंदू समाज तो ओरिजिनल है, एक इन्वेडर जो बाहर से आया और यहाँ का जो लोग, उनमें कुछ अंदर हुआ। काफ़ी समय तक, बहुत समय तक इन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन इतना नहीं थे। कहा जाता है कि हिंदू लोग जब मुसलमान लोग यहाँ आए आक्रमण के लिए, तो कोई दूसरा उपाय नहीं, उन्हें सारी चीज़ें छोड़ करके गांव से भागे जंगल की तरफ, और जैसे वो गया, कोई सोने चांदी लेकर नहीं गया, पर अपना किताबें लेकर के चले गए, ये भी कहा जाता है। चलिए, तो धीरे 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 समय लेकर के इन दोनों का, ये दो कम्युनिटी का इंटरेक्शन होने लगा। तो उस समय का एक अमेजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ हुआ, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल ऐसे कोई फिनोमेनन का इवोल्यूशन हुआ, ऐसे कोई एक फिनोमेनन हुआ। मतलब इस्लामिक स्कॉलर्स, ये भारत में क्यों हुआ? स्वाभाविकता है, नॉर्मल है, नेचुरल है, इसलिए कि जो इनके ऊपर नियंत्रण रखने वाला कोई मौलवी लोग इतना सशक्त नहीं थे उस समय। इस्लाम तो है, पर इस्लाम का अंदर का कट्टरपंथी नहीं है। जो सोच विचार रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र थे। तो इस स्वतंत्रता की वजह से इंटेलेक्चुअल्स का इवोल्यूशन भारत में हुआ। और उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुआ, जो हिंदू है भारत का, वो सीखने के लिए मंदिर चले जाता, क्योंकि ज़माने से ही जो फंडामेंटल एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होता है, मंदिर से ही। मंदिर में पाठशाला भी है, और वहाँ ऐसे नहीं कि वेद उपनिषद ही पढ़ाए जाएंगे, पर कई चीज़ें पढ़ाए जाएंगे।
पर अब देखिए वेद, उपनिषद, ये सब लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, और हिंदू स्वाभाविक है जाकर के देवनागरी लिपि पढ़ते हैं, सीखते हैं। अपना किताबें मंदिर के जो पाठशाला में पंडित जो पढ़ाता हुई, फिर आगे जाकर के भी वो जब भी पढ़ेंगे तो भाषा का उपयोग देवनागरी है और भाषा संस्कृत ही है। जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का जो इवोल्यूशन हुआ, उन्हें इससे कुछ हद तक नफरत ही हुआ, क्योंकि बुनियादी तौर पर उन्हें ये सिखाया जाता है जो अमुस्लिम है वो सब काफिर है, तो काफिर के साथ, और काफिर जो करता है वो नहीं कर सकता। भले ही भारत का मुसलमान काफ़ी स्वतंत्र थे, लिखने पढ़ने की चीज़ में से कुछ भी पढ़ सकते, कुछ भी लिख सकते थे। ये मौलवी लोगों का ये कट्टरपंथी उस समय इतना नहीं उतरा था, और वैसे वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है मौलवी लोग, पर वो भारत का मुसलमान है। उन्होंने सिर्फ उनका फेथ में परिवर्तन किया, विश्वास में परिवर्तन किया। उनका संस्कृति कहाँ जाएंगे भाई? संस्कृति तो भारतीय संस्कृति ही है, तो वो भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत वेल अबोव 90% उनमें रहे होंगे। तो वो संस्कृति की वजह से ज्ञान प्राप्त करना और उसमें और सोचना, ये सब नॉर्मल स्वाभाविक चीज़ है भारत में। तो इस वजह से एक क्लास ऑफ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भारत में उत्पन्न हुए। पर उन्होंने क्या किया, उनको देवनागरी पसंद नहीं आया, लिपि जो स्क्रिप्ट है पसंद इसलिए नहीं आया कि उस लिपि में वेद, उपनिषद, वो हिंदुओं का जितना भी किताब है उसी में लिखा है, उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। फिर कौन सी लिपि का प्रयोग करें? उन्होंने सीधा जाकर के फ़ारसी लिपि का प्रयोग करने लगा। अब फ़ारसी क्यों, अरबिक लिपि क्यों नहीं है? इसके भी वजह है। जो उस समय जो पर्शियन लैंग्वेज काफ़ी रिच लिटरेचर हुआ करता था, अरब लिटरेचर इतना नहीं, पर्शियन की तुलना में नहीं है। और फ़ारसी या पर्शियन अंग्रेजी में उनका एक स्वभाव है, आप हमें पता है, कई संस्कृत किताबें पर्शियन में पहले अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, तो कई सारे किताबें उनमें पर्शियन भाषा में ट्रांसलेशन हुआ। अन्य भाषा से भी कई ट्रांसलेशन हो गए होंगे, मुझे इतना पता नहीं। पर संस्कृत किताब, पंचतंत्र जैसे ही कई संस्कृत किताब तो पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट हुआ। तो बात यह है कि जो फ़ारसी भाषा है, जो पर्शियन भाषा है, वो काफ़ी लिटरेचर, रिच लिटरेचर रखते थे बाकी भाषाओं को तुलना में, उनका उस देश का। तो स्वाभाविकता से ये लोग फ़ारसी भाषा संस्कृत के जगह सीखने के लिए इच्छुक रहा। सीधी बात है कि संस्कृत को बदले में संस्कृत को जक्सटापोज करने के लिए, या संस्कृत का इंस्टेड ऑफ संस्कृत उनका एक अपना भाषा चाहिए टू जस्टपोज, वो पर्शियन फ़ारसी भाषा को रखा। तो फ़ारसी भाषा का लिपि भी उन्होंने प्रयोग करने लगा। अब देखिए, जो घर में जो बात करते हैं, ब्रज भाषा हो, जो भी हमारा हिंदी का मूल भाषा जितना भी भारत में रहे, वो बात तो हम उसी भाषा में करते हैं। लोगों का विश्वास में परिवर्तन हुआ, पर संस्कृति में परिवर्तन होंगे नहीं, हो नहीं सकता। होने के लिए बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। धीरे धीरे एक पीढ़ी का बाद में दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसे धीरे धीरे ही वो परिवर्तन आएगा। फिर भी कभी समाप्त नहीं होंगे, चाहे कुछ भी करो। तो विश्वास में तो परिवर्तन हुआ, पर रहे तो भारतीय। भारत का मुसलमान पहले भी भारतीय है, अभी भी भारतीय है, और आगे भी भारतीय रहेंगे। उनका विश्वास में तो अंतर है, पर
उनका संस्कृति तो एक ही है हम लोगों का। तो उन्होंने जो संस्कृत भाषा का देवनागरी लिपि की जगह फ़ारसी लिपि का उपयोग करके, जो नॉर्मल बात है, जो आम बोली है, सब बात करते हैं लोग आपस में, उसमें उसी को नाम दिया उर्दू नाम दिया। ये हिंदी हुआ, वो उर्दू हुआ। असल में हिंदी उर्दू एक ही है। जब पाकिस्तान के लोग भारत आएंगे, यदि घूमने ऐसे कुछ काम के लिए आए, ख़ास करके हॉस्पिटल में आता है। मैंने बांग्लादेश के काफ़ी लोगों को देखा बेंगलुरु में, तो नारायण हॉस्पिटल जो है कॉम्प्लेक्स, बांग्लादेश से बहुत लोग आते हैं, बड़े कंफर्टेबल है वहाँ का। दुकानदार लोग भी बंगला सीखे, वो भी सिलेटी बंगाली। तो यहाँ से आए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये विदेश में गया है करके, और हम लोग भी जाएगा तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जानबूझ के धीरे धीरे हिंदी शब्द का जगह पर्शियन शब्द को जानबूझ के पर्शियन शब्द का प्रयोग करके उर्दू भाषा का एक अलग अस्तित्व बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें चली। और पाकिस्तान का एक इंटरेस्टिंग बात है, अब देखिए पाकिस्तान का जो यूट्यूबर्स को देखिए, कई लोगों को देखिए, जो भी सामने आता है सब पंजाबी है। पंजाबी के अलावा कोई दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। तो अधिक से अधिक पंजाबी लोग वही करता है, पाकिस्तान में दिखता हमें। तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान इक्वल्स पंजाब? वो भी आधा से कम, बाकी तो अपना पास है। तो छोड़िए, तो वो पंजाबी लोग भी आपस में बात करता है, वो भी उर्दू में ऑफिशियल भाषा है उनका। जहाँ तक वो एक इंडिपेंडेंट नेशन का ऑफिशियल भाषा है, इज्जत करता है हम उस भाषा का। पर वो रहने दीजिए, इज्जत तो हम करेंगे। कोई भी राष्ट्र का अपना भाषा है, तौर तरीके, वो नॉर्मल कोई भी संस्कारी व्यक्ति उनका इज्जत तो करेंगे, हम लोग भी करते हैं। तो अब उसका हिस्ट्री में ढूंढ रहा हूँ उर्दू का, तो संस्कृत शब्द के जगह पर ये पर्शियन शब्द रखे, उर्दू शब्द बनाया। अब देखिए पाकिस्तान में ये उर्दू ज़्यादा बोलना चाहते हैं। आपस में दो पंजाबी बात करते हैं तब भी उर्दू में बात करते हैं, ख़ास करके जो मीडिया में जो आते हैं। तो उस समय जब वो उर्दू शब्द का प्रयोग जैसे हुआ, ये नॉर्मल जो अपना बोली जो घर में जो बोलता है, हम लोग आपस में बात करता है, उसी भाषा को किसी ने, एक विदेशी, उस समय ईरान तो विदेशी मानता है, फ़ारसी भाषा में, फ़ारसी लिपि में लिखने जब लगता है तो कई लोग विरोध किए, खास करके जो वाराणसी का हिंदू लोग, बनारस से बोलता है वाराणसी को, बनारस का हिंदू लोग विरोध ही किए थे, फिर भी चला। पर एक सेपरेट आइडेंटिटी का बात चला, और उर्दू भाषा एक अलग भाषा ये समझने लगा। खैर ठीक है, पर वैसे अगर आप पूछेगा तो सीधी बात है, उर्दू जैसे कोई भाषा नहीं है। हिंदी तो है, बीच में हिंदी में पर्शियन शब्द डाल करके, पर्शियन लिपि में लिख करके एक अलग भाषा का अस्तित्व दिया, तो ठीक है, हम डेवलपमेंट आनेंगे उसको क्योंकि भाषा में एक स्वभाव है, डायनामिक है, इट कैन ग्रो, इवॉल्व करता है, तो ठीक है। फिर भी उसका एक सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है हिंदी ही है। जब हिंदी लिखेंगे पर्शियन में तो उर्दू बोलेंगे, देवनागरी लिखेंगे तो हम हिंदी बोलते हैं, बस यही एक फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ, फिर धीरे धीरे इतना साल हो गए ना, बहुत सारे वो पर्शियन शब्द का प्रयोग होने लगा जो हमें इतना नहीं आता पर्शियन शब्द, और जितना हमें हम लोग संस्कृत शब्द का प्रयोग करता है, आप पाकिस्तान के लोग भी उनको भी नहीं आते होंगे। चलिए, अब इसमें एक बात है
अब जब पाकिस्तान के बारे में बात करेगा तो वो इस्लाम को धीरे धीरे, उस समय क्या, ये उनका रिलीजन इतना कट्टर नहीं था भारत में। उसका आप मुसलमान हैं इसलिए आप 100% सही है, आज जो भी करता वो सब सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा विचार का इतना प्रभाव उस ज़माने में नहीं हुआ था। और देखिए 1857 में एक आंदोलन चला। में 1857 से 1947 का 20 का एक 90 साल है ना, इसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल का इवोल्यूशन का काफ़ी प्रभाव था। जो उस समय जो आंदोलन चला, जिसको अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटनी कहा, फिर बाद में स्वतंत्र वीर सावरकर ने 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम दिया। इस वजह से उनका काला पानी हो गया। अंडमान में उन्हें पोस्ट ब्लेयर में जेल में रहना था, 10 साल रहे भी। तो उस समय इतिहास ये कहता है कि फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में तो मुसलमान हिंदुओं के साथ अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ रहे थे स्वतंत्र भारत के लिए। तो ये वाकई सच है क्या? स्वतंत्र भारत के लड़ रहे थे या मुगल शासन को दोबारा लाने के लिए लड़ रहे थे? ये सेकंड ऑप्शन सही लगता है। उन्होंने लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र को पकड़ करके दिल्ली लाया। उनको मुगल क्या बोलते हैं, उनको बादशाह बना करके वो ये समझते थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे भारत से तो शासन मुगलों को देंगे, क्योंकि उनसे ही समझते, लोग सही से समझते, उनसे ही उन्होंने कब्जा किया भारत का। तो भारत का जो मुस्लिम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ तो रहे थे, पर उनका लक्ष्य ये था कि दोबारा मुगल शासन लाने के लिए। फिर धीरे धीरे उन्हें लगा, वो तो 1857 के बाद में, 1857 में क्या हुआ, वो स्वतंत्रता संग्राम जो फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये अभी, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ था, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का पास था अधिकार सब। वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन पर ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी डिस्कशन हुआ उनका पार्लियामेंट में, और वो ट्रांसफ़र हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से चले गया ब्रिटिश क्राउन के पास। अब तब मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स उस समय ये विचार था, जैसे कि जब भी अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे तो वो कोई मुगल शासन का पक्ष में भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज डेमोक्रेट्स है और डेमोक्रेसी का पक्ष में ही छोड़ देंगे, तब जाके हिंदू मेजॉरिटी होंगे भारत में। और उस समय का भारत का मुस्लिम लीडरशिप ये सोचने लगे कि यदि हिंदू मेजॉरिटी में आ गया तो भारत का मुसलमान को बड़ा नुकसान होगा, इस चीज़ समझ रहे थे। उनका लॉजिक ये था कि यदि मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो जो भी वो हिंदू गैर मुस्लिम के ऊपर करेगा, ऐसे कोई दूसरा मेजॉरिटी में आ गया तो मुसलमान को करेंगे। उन्होंने यही सोच कर, क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि हम जो करेंगे ऐसे लोग हमसे भी करेंगे। लेकिन भारत को भारतीय संस्कृति का होने का बावजूद, भारत का संस्कारी रहने का बावजूद, उनका समझ में, कई लोगों का समझ में ये नहीं आया, खासकर लीडरशिप का समझ में ये नहीं आया कि हिंदू ऐसे नहीं करेंगे, हम तो हर विश्वास को लेकर चलने वाले हैं, इसलिए नहीं करेंगे। फिर भी वो लोग डरे। तब से जाकर के धीरे धीरे
वो अलग जगह मांगा। तो फिर बाद में आया टू नेशन थियरी, धीरे धीरे मैं बताऊंगा कभी। टू नेशन थियरी वगैरह वगैरह आए और पाकिस्तान बन गया। आज का पाकिस्तान का स्थिति में कुछ कहने का ज़रूरत नहीं, लोग जानते हैं। पर तब भी वहाँ के लोगों का दिमाग में ये भर कर रखा है, ये सोच ऐसे दे कर रखा है कि वो हर जगह सही है, वो सब कुछ सही है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। तो उनका बुनियादी पोस्टुलेट जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फंडामेंटल नींव उस पर खड़ा है कि मुसलमान होना ही सही है, मुसलमान होने से सब कुछ सही है, बाकी सब करेंगे ऊपर वाला। तो बहुत काफ़ी चीज़ छोड़ देते ऊपर वाले के ऊपर। पर एक इसमें बाइबल में एक कमांड है ना, दाउ शैल नॉट टेक दाई लॉर्ड्स नेम इन वेन। खामखा खुदा का नाम लेकर मत जाया करो। आपको जो करना है खुद करना चाहिए, बाकी वो करेंगे। मान लीजिए आपको फेथ अपना जगह सही है। तो यही सोच एक पूरा समाज को धीरे 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 अंदर से ही ख़त्म किया, अंदर से ही ख़त्म किया। और जो हमारा साथ का है, वो संस्कृति हमारा है, तो धीरे 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 ख़त्म हो रहा है। और एक किस्म का मानसिक स्थिति है जिसे अंग्रेजी में डनिंग क्रूगर सिंड्रोम ये इफेक्ट कहता है। वो बात ऐसे है कि एक आदमी या कुछ लोग समझते हैं कि हम जो भी कहता है सही है, हम जो भी करता है सही है, हम गलती नहीं हो सकते, हम हमेशा सही है। एक क्या बोलते हैं, हांगकांग वाले पिक्चर कभी पहले देखा था। एक व्यक्ति ने कुछ जपा, मंत्र जपा, कुछ चीज़ या बदन में कुछ लगाया, कुछ वस्तु, जिससे वो इनविजिबल हो जाता, अदृश्य हो जाता। तो वो बंदा क्या किया, तो पूरा बदन में वो लगा करके खुद समझने लगा कि मैं किसी को दिखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा शरीर में वो लेपन लगा हुआ है अदृश्य होने का, इनविजिबल होने का। तो सब लगा के नंगा घूम रहे थे दोस्तों के बीच में। उनका दोस्त भी, एक फिल्म में देखा, उनका दोस्त भी ये मज़ा का खूब आनंद उठाया। वो लोग भी चुप रहे, जैसे वो बिहेव करते थे, दिखता नहीं। असल में व्यक्ति सबको दिखता है, नंगा घूम रहा है, पर वो समझता है उन्हें कोई नहीं देखता, वो समझता है उन्हें कोई नहीं देखता। ठीक है, ऐसे ही लोग समझते हैं हम हमेशा सही है। इसी को ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट बोलता है। असल में 90s में कुछ ऐसे हुआ था। एक व्यक्ति ने इन्विजिबल होने के लिए कुछ लेप लगाया और फिर गड़बड़ कुछ किया होगा, पुलिस ने पकड़ लिया। फिर दो साइकियाट्रिस्ट, एक है डेविड डनिंग और एक दूसरा जस्टिन क्रूगर, ये दोनों उसके मानस का स्थिति को पढ़ा और ये थियरी लेके आया कि ये उनका सोच है, उनका विश्वास है, उन्हें पूरा विश्वास है कि मुझे कोई नहीं देख सकता। इसी को बाद में नाम आया डनिंग क्रूगर इफेक्ट। पूरा एक समाज काफ़ी हद तक, पूरा तो हम नहीं कह सकते, काफ़ी हद तक जो पाकिस्तान के समाज है इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार है। अब एक बात है, जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो आप लोग अभी तक बचा है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है ना, आगे जाकर पूरा ये अराजकता या अनार्की हो जाएंगे। कोई नहीं बचा सकेंगे उस देश को। है तो अपना भाई, रिश्ता निकालेगा तो हमारे खून का रिश्ता है आप लोगों के साथ। आप फोकस ज़्यादा करता है विश्वास पर, हम फोकस करते हैं संस्कृति पर, और आपका हमारा संस्कृति एक है। हम लोग बोलते हैं वो एक ही भाषा, आप बीच में उसमें पर्शियन भाषा डाला जो आपका नहीं है, पड़ोसी का है। हालांकि हमारा बुजुर्गों का ईरान से बहुत अच्छा रिलेशन रहा, वहाँ का राजा भी अपने यहाँ का थे एक ज़माने में, पर उससे अधिक संस्कार आपका हमारा है। जब जिस हद तक का भारतीय संस्कृति अलग हो जाएंगे, उस हद तक आप एलियनेट हो जाएंगे, स्वयं से अलग हो जाएंगे।
आपका आपका बुजुर्गों से अलग हो जाएंगे। देखिए, कभी भी आप कितना भी कोशिश करें या चेष्टा करें या प्रयत्न करें, आप कभी भी अरब नहीं बन सकते। आपका संस्कार, संस्कृति और उनका संस्कृति अलग है, पर आपका संस्कृति और हमारा संस्कृति एक है। तो वापस संस्कृति को अपनाओ। जितना समय आगे जाएगा, संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। जितना भी तकलीफ़ें आपके सामने आ रहा है, कठिनाई आपके सामने आया, वो सब इसी वजह से कि आप संस्कृति के हट गई। पूरा तो नहीं हटे, पूरा तो अलग नहीं हुए, हो भी नहीं सकता, पर काफ़ी हद तक कितना सालों में अलग हो गए। तो परीक्षण है आपका। जितना जल्दी हो सके संस्कृति का अपनाओ। आपका विश्वास आपका जगह, आपका मज़हब आपका जगह, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत में मुसलमान लोग रहते हैं और आप उनसे पूछिए कितना है, वो कैसे रहता है, उनका मामले में कोई हाथ नहीं डालता। हाँ, जब तक भारत के साथ रहें तब बात है, और भारत का विरोध में सोचेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। हमें देश ज़्यादा प्रिय है, हमें संस्कृति प्रिय है। आपका विश्वास हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारे बीच में अनेक प्रकार का विश्वास है। हम इतना अलग अलग विश्वास को साथ लेके जाने वाले हैं। आप तो एकमात्र विश्वास पर रहते हो, वो आपका इच्छा, कोई मना नहीं करता। चलिए, आपको खुद का सोचने का समय अधिक हो गया। बहुत पहले सोचना चाहिए था, बिक जाओ अभी। बस आज यही समाप्त करता हूँ। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।